नमस्कार दोस्तों, चैनल हमारी पसंद का होगा, एंकर हमारे पसंद का होगा, सवाल भी हमारे पसंद के होंगे, लेकिन वह इंटरव्यू कहलाएंगे। और राजनीतिक तौर पर चुनाव के बीच में जब प्रधानमंत्री का घर और कार्यालय या देश के गृह मंत्री के घर के दरवाजे मीडिया हाउस के लिए खुलने लग जाए तो फिर मान लीजिए आखिरी लड़ाई शुरू हो चली है। क्योंकि इस दौर में उपलब्धियों की भरी पोटरी जनता के सामने भाषणों के शक्ल में रखी जाती है, लेकिन वह बेअसर हो जाती है। नारों की शक्ल में प्रधानमंत्री ने जगह जगह अलग अलग नारे दिए। वो नारे चाहे 400 पार के हो, चाहे घर में घुसकर स्थिति को पलटने की कोशिश किया जाए, या फिर सुबह से लेकर शाम तक या 24 गुना 7 यानी 24 घंटे 7 दिन और 2047 तक सब कुछ कर देना है। और इस दौर में बहुत तेजी के साथ काम करना है, क्योंकि अभी सब कुछ ट्रेलर हुआ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। लेकिन सब कुछ अगर बेअसर होने लग जाएगा तो आखिरी लड़ाई के मुनादी तो इंटरव्यू के जरिए ही निकल कर आए, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। और राजनीतिक तौर पर पहले चरण का चुनाव की बात, अब जो दूसरा चरण सामने खड़ा है उसमें अगर सिर्फ केरल को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम राज्यों में बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि उनके अपने मजबूत गठबंधन, जिनको वे तोड़ कर लाए या जिनको उन्होंने पलटा दिया। बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी उनकी शिवसेना, दोनों की परीक्षा भी दूसरे चरण में होनी है। और इन सब के बीच कर्नाटक तो अग्नि परीक्षा के समान हो ही चला है। तो 89 सीटों का खेल दूसरे चरण में क्या होगा? अगर वो पहले चरण के रास्ते चल पड़ा तब क्या होगा? और इस परिस्थितियों के बीच अगर सब कुछ गोतरा होते चला जा रहा है तो फिर आखिरी उपाय, आखिरी लड़ाई की शक्ल में वही गोदी मीडिया बचेगा, जिसके इंटरव्यू के जरिए इस देश के भीतर में सुबह से शाम तक उन्हीं बातों को परोसा जाता। तो अब इंटरव्यू की शुरुआत बीते दिनों आपने देखी, जब 4 या 5 इंटरव्यू दिए गए। लेकिन अब इस देश के उस मीडिया हाउसेस के दरवाजे अब पीएमओ के लिए खुलने जा रही है, जिसका इंतजार लगातार हो रहा था। लेकिन चुनाव के वक्त में ऐसी स्थिति कब आई? आपको जानकर यह हैरान होगा कि 2019 में यह स्थिति नहीं हुई थी। 2014 में जब पहली बार चुनाव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ रहे थे, उस वक्त यह स्थिति आई थी और बाकायदा मीडिया हाउस को चुना जाता था और वहां से मांगा जाता था कि आप नाम बताइए कौन इंटरव्यू लेगा, और इसके अलावा 10 लोगों की लिस्ट मंगाई जाती थी। इस बार 10 लोगों की लिस्ट नहीं है, बाकायदा नाम दिए जा रहे हैं कि ये शख्स हमारा इंटरव्यू लेगा। 2014 का किस्सा हम इसलिए याद है कि गुजरात में जो उस वक्त टीम थी, उस वक्त आज तक से सिर्फ 10 या 11 लोगों के नाम थे, और वहां पे बैठने वालों के शख्स नाम देखते हुए और संयोग से उस दौर में सबसे ऊपर उनका ही नाम लिखा हुआ था, जिनके बारे में आप सोचते हो। लेकिन 2014 में उस लकीर को काट दिया। लेकिन 10 बरस के सत्ता और उस सत्ता को चलाने के बाद भी लोगों के सामने जिस भाषण को इस दौर में रखा जा रहा है, उसमें चरण दर चरण एक के बाद एक सामने आने वाले हैं। हर फेस को लेकर संकट के बादल गहरापूर्ण होते जा रही है। क्या वाकई में पहले चरण को लेकर संकट इतना गहरा गया कि अब अगले दौर में जिन राज्यों में चुनाव होनी है और जिन सीटों पर चुनाव होनी है, उसको लेकर परेशानी बढ़ती चली जा रही है? और उपाय एक ही बचता है कि जिसकी भी जरा सा भी साख बची हो, और मीडिया की अपनी साख। और इस दौर को अगर ध्यान दीजिएगा तो प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी इंटरव्यू में खुलकर यह कहा कि दरअसल ईडी अपना काम सही कर रही है। उन्होंने आंकड़े बतलाए कि 3.5% ही पॉलिटिशियंस उस दायरे में आए। और इसके ठीक अगला पार्ट एक इंटरव्यू देश के न्यूज चैनल, जिसको गोदी मीडिया के तौर पर कहने लगा है, यह जाना जाता है, यह विपक्ष ने उसका बायकॉट भी किया। उस चैनल पर बैठ के देश के फाइनेंस मिनिस्टर यह कहने से हिचकी नहीं दोबारा सत्ता में आए तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड को नए तरीके से फिर से लाएंगे। और जिस कैपिटलिज्म की जिक्र है
जिस पूंजी का जिक्र है उसमें कोताही बरतने की क्या जरूरत। यानी ये रास्ता अब आखिरी लड़ाई की दिशा में जो बढ़ती जा रही है, जहां पर देश विदेश में बैठे हुए जो भी पैसे वाला तबका है उसको संदेश दे दिया जाए कि उनके लिए इस देश में रास्ते बन सकते हैं। हैट्रिक लग जानी चाहिए। और शायद इसीलिए आप ध्यान दीजिए, तमाम भाषणों के दौर में एक एक करके जो परिस्थितियां उठ रही थी उसमें से निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस की सत्ता 10 बरस पहले थी, लेकिन जिक्र आज हो रहा। इस दौर में निशाने पर अस्थाई सरकार के होने के जिक्र है और ताकत के साथ, मजबूती के साथ दुनिया के तमाम भारत कभी खड़ा रह सकता है जब एक व्यक्ति की ताकत संसद के भीतर इतनी मजबूती के साथ हो जो बीते 10 बरस में रही है, तो वह आगे भी रहेगी तो फिर कमाल हो सकता। यानी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की दिशा में बढ़ते हुए कदम, यह 10 बरस के दौर के मुद्दों को गिनाते हुए उन उपलब्धियों के तले पुराने दौर के मुद्दों को उठा डालिए और बताइए कि कितने सुराग पहले थे। और राजनीतिक तौर पर यह चुनाव वाकई अजब गजब तरीके से आकर खड़ा हो चुका है। हम एक एक करके आने वाले दूसरे चरण की राज्यों के भीतर चले और उनकी परिस्थितियों को समझें। उससे पहले हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा जो संदेश बहुत साफ है, हम ही को सत्ता में रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए यही वो बता रहे। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है और एक ऐसी सरकार जो देश में भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है, ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी उपयोगिता बतला रहे हैं कि तीसरी बार चुनाव जीत जाएंगे तो फिर जीतना उनके लिए क्यों जरूरी है। सवाल यह है कि इस दौर में जो भी मुद्दे इस देश के सामने निकल कर आए, उन मुद्दों के कटघरे में मौजूदा मोदी सरकार खड़ी हो चुकी है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला रहा हो, इस देश के भीतर में ईवीएम का मसला रहा हो, या इस देश में उपलब्धियों के खांचे में अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र भी बार बार किया गया। लेकिन अब यह भी समझ में आ गया कि दरअसल इस चुनाव में वोटरों का ध्रुवीकरण पुराने चुनाव की तर्ज पर हो नहीं पा रहा है। यानी अगर ध्रुवीकरण वोटरों के ना हो, इस देश के भीतर में चुनाव जो होता है वो बहुत ही सिमट जाता। सिमटने का मतलब यह भी है कि वो उस इलाके विशेष को लेकर, वो उम्मीदवार की जाति को लेकर, या उन समीकरणों के आश्रय चुनाव चला जाता है जिस समीकरणों से इस दौर में मोदी सत्ता दूर रही है और उसने बड़े लंबे सपने इस देश के सामने परोसने का कोशिश किया, जिसमें अर्थव्यवस्था है और विकसित भारत का सपना भी है। इन परिस्थिति में जिक्र करना बड़ी मुश्किल काम है कि घर में क्या वाकई में साफ पानी आता है। गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों की स्थिति भी अभी उतनी अनुकूल हो नहीं पाई कि शहरों में भी साफ पानी आपके मिलने लगे। मौका मिले तो भोपाल हो, लखनऊ हो, रांची हो, पटना हो, तमाम जगह पर घर में साफ पानी अभी भी मोहल्ले दर मोहल्ले परेशानी का संकट है। इस दौर में चाहे उज्ज्वला योजना का जिक्र हो, लाभार्थियों की तादाद हो, बेरोजगारी को खत्म करने की मुद्रा हो, योजना का जिक्र हो, तमाम उपलब्धियों के खांचे में अगर उसके कटघरे में मौजूदा सरकार को लगने लगा कि मुद्दे को उठाएंगे तो मुश्किल हो सकता है, तो क्यों नहीं इस मुद्दे को मीडिया उठा रही है। और मीडिया तभी उठाएगा जब उनको इंटरव्यू मिल जाए। 2014 के बाद 2024 का सफर मीडिया के साथ खड़ा होकर चुनाव जीतने का जो सिलसिला अब पाल लिया गया है, उसके दायरे तले अब शायद इस दौर में दूसरे
चरण की उन 89 सीटों को परखने की जरूरत है। यह आखिर इम्तिहान इतना बड़ा क्यों हो? क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण अगर दोनों को मिला दीजिए तो इस देश की लगभग 190 सीटें लिपट जाएगी। 190 में तकरीबन 100 सीटें बीजेपी के पास, और यही पर सारा खेल होना है कि 272 का भी टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। अगर केरल के 20 सीटों को आप निकाल दीजिएगा तो उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। 14 सीटों पर मतदान होने वाला है, और जिन 14 सीटों पर मतदान होगा वो बेंगलुरु और शहर है, और बेंगलुरु ग्रामीण है, मैसूर का इलाका रहा है, मांड्या का इलाका है, कई ऐसे इलाके में तमाम जगहों पर आप घूमिएगा तो आपको जहन में ये सवाल आएगा कि उस वक्त बजरंग दल पर प्रतिबंध कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगाया गया था, ये गूंजने लगेगा। तो ध्रुवीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं अगर होगा तो क्या चुनाव परिणाम जो कर्नाटक की विधानसभा में निकल कर आए वैसे ही परिणाम लोकसभा में भी निकल कर आएगी? तो 14 सीटों का खतरा सीधे सीधे कर्नाटक की लोकसभा में इस दूसरे चरण को लेकर, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के भीतर, मध्य प्रदेश के जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें दानों का इलाका है, कई ऐसा इलाका है। इस पूरे पट्टी के बीच में अगर ध्रुवीकरण नहीं है तो राजनीतिक कौन कैसे साधेगा, अपने भरोसे कैसे साधेगा? और राजनीतिक तौर पर जब कोई छत्र भी कद वाला नहीं हो, शिवराज सिंह चौहान तो अपने लोकसभा क्षेत्र में सिमट गए, स्थितियां नाजुक, और ये स्थिति महाराष्ट्र के भीतर जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसमें जब जाइएगा तो आप देखकर ताजुब लगेगा। ये सब ऐसी सीटें हैं जब ध्रुवीकरण खोजती है बीजेपी के लिए, और ये सीट इस दौर में वर्धा की सीट, अमरावती की सीट, ये तमाम सीट, इन 8 सीटों में 4 सीटों पे बीजेपी, 4 सीटों पे शिवसेना, तो एकनाथ शिंदे की परीक्षा, जहां पर उनके नाम पर जो चुनाव लड़ने की मैदान में जो सीट बचा पाई गई या नहीं बचा पाई। इससे पहले चरण में जो वोटिंग हुई वो उम्मीदवार तो दरअसल बीजेपी का उम्मीदवार ही था, उनको खड़ा किया गया था शिवसेना के नाम पे। अब सवाल यह है कि बाकी जगहों पर क्या इस तरीके से परिस्थिति है? अगर ये नाजुक स्थिति है तो क्या होगा? दूसरे गठबंधन के तौर पर बिहार की तमाम जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें भागलपुर, बांका, पूर्णिया और कटिहार, इन 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड पिछले साल जीती थी। इस बार नीतीश कुमार क्या बचा पाएंगे इनको? एकमात्र किशनगंज जिसपे कांग्रेस जीती थी, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है इस बार? क्या उस 4 सीटों पर भी बचा पाएंगे? ये सवाल अब धीरे धीरे बड़ा हो चला है, और शायद इसीलिए कांग्रेस भी सीधे तौर पर अदल हमले को कर रही। वह किसी और मुद्दे के आश्रय नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर और प्रधानमंत्री सत्ता में बने रहने की जो मशक्कत कर रही है, इसको अब सीधे तौर पर बोलने की स्थिति में कांग्रेस आ चुकी। छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होनी है, राजनीति। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।